आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने के बाद अब हरियाणा में जो है लगातार जो है कार्यकर लोग शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई, दिल्ली हो या हरियाणा हो, लगातार लोग जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी किस तरीके से देख रही है, हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। जांगड़ा साहब, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद अब हरियाणा में जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी किस तरीके से देख रही है इसको? पंजाब की परिस्थितियां अलग थी। पंजाब में एक राजनीतिक खालीपन आ गया था, वैक्यूम पैदा हो गया था। और उसका मुख्य कारण ये था कि चुनाव से पहले अकाली दल और जो बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ते थे वो गठबंधन टूट गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक अपने स्तर के ऊपर ऐसा निर्णय लिया कि अमरिंदर सिंह को हटा कर चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कांग्रेस भी टूट गई। कांग्रेस में दो धड़े हो गए, अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी, अपनी अलग पार्टी बना ली। तो ऐसे में अकाली दल बीजेपी गठबंधन भी टूट गया और कांग्रेस में भी डिवीजन हो गया। तो पंजाब में एक वैक्यूम आ गया, राजनीतिक खालीपन आ गया। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो लोक लुभावने नारे थे उन्होंने असर दिया और वो सत्ता पाने में कामयाब होगी। लेकिन हरियाणा में वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। हरियाणा में हमारी गठबंधन सरकार मजबूती से चल रही है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे एससी है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, सब लोग सरकार के काम से सुखी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भगदड़ मची थी चुनाव से पहले, ये स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी वगैरह धड़ाधड़ पार्टियां छोड़ के गए थे और चुनाव में लोगों ने उनकी दुर्गति की, उनकी जमानतें तक जब्त हुई। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में खालीपन नहीं था, तमाम उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि योगी पुनः मुख्यमंत्री बने। तो हरियाणा की राजनीति में भी कोई खालीपन नहीं है। और अभी हरियाणा के चुनाव भी 2024 में होने हैं, अभी बहुत दूर है समय। और राजनीतिक खालीपन ना होने की वजह से मैं समझता हूँ यहाँ पर आप पार्टी को कोई भाव मिलने वाला नहीं है। जैसा आपने कहा कि लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है वैसे ही विभिन्न पार्टियों के अंदर दुखी आत्माएं होती हैं। वो दुखी आत्मा पार्टी भी होती है, डीएपी होती है एक। और वो जब भी कोई नया विकल्प आता है तो धड़ाधड़ उसमें जाके मिलते हैं, वो वहाँ पर अपने भविष्य को तलाशते हैं। लेकिन अंत में जहाँ पर कोई वैक्यूम नहीं होता, उनका अंजाम वही होता है जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी का हुआ। तो मैं समझता हूँ हरियाणा में आप पार्टी को कोई विशेष स्थान मिलने वाला है नहीं। लेकिन सर, खिलाड़ी भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मंत्री के लिए उन्होंने साफ कहा है कि क्राइटेरिया जो है जिस पर कोई दाग नहीं होगा उसको पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। देखिए, वैसे मैं को खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है और पूरे देश का होता है, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन खेलों के प्रति जो हरियाणा सरकार ने किया है, मेरी समझ में हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारे तो खुद खेल मंत्री भी खुद खिलाड़ी हैं, ओलंपिक विजेता हैं, हॉकी के चैंपियन रहे हैं। हमारे खेल मंत्री भी खुद खिलाड़ी हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर गांव में स्टेडियम है और हरियाणा सरकार चाहती है कि खिलाड़ी खेल का ही काम करें। हर गांव के अंदर जो स्टेडियम बने हैं उनमें कोचिंग का काम करें और नए खिलाड़ियों को पैदा करें। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन फिर भी ओलंपिक में जो हमारे हिंदुस्तान के मेडल आए उसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा आए और उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों का आए। और यहाँ तक पैरा ओलंपिक में भी हमारे लड़कियों ने जो है ना बाजी मारी। और आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने एक ही अटेम्प्ट के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हरियाणा सरकार की जो खेलों की नीतियाँ हैं उनमें हम ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार दे रही है और सिल्वर मेडलिस्ट को 4.5 करोड़ रुपया दे रही है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2.5 करोड़ रुपया दे रही है। और जिस खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं लिया, केवल मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिया, उसको भी एनकरेजमेंट के लिए हरियाणा सरकार 25 लाख रुपया दे रही है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार ने जो खिलाड़ियों का 3% कोटा है वो हटा दिया है। हरियाणा सरकार ने कोई कोटा नहीं हटाया है। हरियाणा सरकार ने जो पुलिस प्रशासन की सेवाओं में एकदम से जैसे खिलाड़ी को डीएसपी की पोस्ट के ऊपर ले लिया। अब डीएसपी का काम होता है लैंड ऑर्डर को संभालना, और वहाँ पर खिलाड़ी को पता नहीं कितनी जगह के ऊपर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कभी कहीं ओलंपिक का कोई आयोजन हो गया, कहीं एशियाड गेम हो गए, कहीं दूसरे गेम हो गए, तो वो अपनी सर्विस के साथ न्याय नहीं कर पाता, ये उसकी मजबूरी होती है। तो हरियाणा सरकार ने तय किया है कि खिलाड़ी खेल का ही काम करें
और उनको कोचिंग में और बड़े बड़े जो खेल इंस्टीट्यूट हैं उनमें डायरेक्टर के पदों के ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि जिस आदमी का जो विषय होता है वो उसी के ऊपर न्याय कर सकता है, अपने सब्जेक्ट पर ही न्याय कर सकता है। तो हरियाणा सरकार ने कोई कोटा समाप्त नहीं किया, बल्कि निर्णय किया है कि खेल के क्षेत्र में ही खिलाड़ी काम करेंगे और वहाँ पर उनको बढ़िया से बढ़िया उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इज्जत दी जाएगी। लेकिन जांगड़ा साहब, आपको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है। जिस तरीके से चंडीगढ़ का मुद्दा आजकल सुर्खियाँ में है कि जो चंडीगढ़ के कर्मचारी हैं उन पर केंद्र सरकार का जो नियम है वो लागू होगा, उसको लेकर पंजाब के विपक्षी जो पंजाब की पार्टियां हैं वो अब विरोध कर रही हैं। कैसे देख रहे हो आप इस मुद्दे को? अब ये बात चंडीगढ़ के कर्मचारियों से तो पूछो ना, वो क्या चाहते हैं। पंजाब सरकार इस मुद्दे के ऊपर निरर्थक हवा दे रही है जिसमें कोई दम नहीं है। पंजाब सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के करेंगे। संविधान की मूल भावना की ये विपरीत घोषणा है, क्योंकि कच्चे कर्मचारी जो लगते हैं वो बिना रिजर्वेशन पॉलिसी के और बिना मेरिट के लगते हैं, और पक्के कर्मचारी अगर लगने चाहिए तो उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी फॉलो होनी चाहिए और उनमें मेरिट भी की भी कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये मूल भावना के विपरीत घोषणा है। जहाँ तक चंडीगढ़ के कर्मचारियों की बात है, 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए। उस समय 60 और 40 का अनुपात तय किया गया कर्मचारियों का चंडीगढ़ में, लेकिन 1966 को तो 34 और 22 56 साल हो गए हैं। 55 तो हो ही गए पूरे, 56वां चल रहा है। तो 55 सालों में तो अगर उस दिन कोई कर्मचारी लगा होगा जिस दिन चंडीगढ़ में डिवीज़न हुआ, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बनी, उस समय के कर्मचारी भी रिटायरमेंट के ऊपर बैठे हैं। बाद में जो कर्मचारी वहाँ पर भर्तियाँ हुई हैं वो यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी हैं, और चंडीगढ़ आज यूनियन टेरिटरी है। और कर्मचारी भी यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार के कानून लागू होने चाहिए, क्योंकि 7th पे कमीशन तब मिलेगा जब केंद्रीय कानून उनके ऊपर लागू होंगे। उनको ग्रेचुइटी, उनको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, उनको जितनी भी कर्मचारी निधि योजनाएं होती हैं वो केंद्रीय सरकार के कानूनों के तहत यूनियन टेरिटरी का कर्मचारी चाहता है। विपक्ष के लोगों को छोड़ो, वहाँ के कर्मचारियों का इंटरव्यू लो कि आप क्या चाहते हैं। और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का हर कर्मचारी ये चाहता है कि हमारे ऊपर केंद्रीय कानून लागू हो। तो विपक्ष हो, चाहे ये पंजाब की सत्ता पार्टी का हो, यहाँ का विपक्ष का हो, ये निरर्थक इस बात को हवा दे रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए इसमें कोई दम नहीं है। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।